सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, गफलतों के समंदर में डूबा कराची, रहबरों का काम सिर्फ सियासतबाजी, एपीसी की चाल, कौन देगा किसको मात, नैब कवानीन में तरामीम का मामला, दूध की रखवाली बिल्ले के सुपुर्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बारिश को बाराने रहमत कहते हैं, लेकिन जहां गफलत, कोताही, नालायकी, बदउनवानी और बद इंतजामी के डेरे हों, वहीं ये रहमत बाइसे जहमत ही बनती है। यही नज़ारे कराची में है। समंदर किनारे बसा ये शहर बेमिसाल आज गफलतों के समंदर में डूबा शहर बेहाल बना है। वर्ल्ड बैंक ने कराची के नालों की सफाई के लिए 1.25 अरब की ग्रांट दी, लेकिन फिर भी हालात ये हैं कि बारिश के बाद कराची के नाले हैं सड़कों पर, अवाम है दर-बदर और सियासत में गर्क हुए हैं राहबर। हर मामले की तरह बारिश पर भी सियासत जोरों पर है। विफाक सिंध आमने सामने है। कराची के वारिस हम हैं, मसाइल की जिम्मेदार तुम हो की गर्दान चल रही है। अहले कराची पानी में डूबे हैं, जबकि सिंध पर हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो लाहौर में डेरे डाले सियासी जोड़ तोड़ का शौक फरमा रहे हैं। उनकी हमशीरा मोहतरमा बख्तावर भुट्टो जरदारी ट्विटर पर अहले कराची को रिलीफ देने के नारे लगा रही हैं, सिंध हुकूमत की तहसीन फरमा रही हैं। मुखालफिन इस पर बेहिसी के फतवे लगा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सादा है कि बिलावल के लाहौर में सियासी राबते क्या कराची वालों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए हैं? बख्तावर भुट्टो ने सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। सवाल यह है कि शुक्रिया किस बात पर है? कल कराची के जो इलाके पानी में डूबे थे, इनमें से अक्सर अब भी डूबे हैं। जहां पानी खुद ब खुद निकल गया है, वहां ताफुन से सांस लेना महाल हुआ है। और बख्तावर साहिबा सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा करेंगे। ये जख्मों पर मरहम है या नमक पाशी? अवाम जवाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाबदेही की हमारी राहबरों को आदत नहीं। शायद इसीलिए नैब तरामीम पर हुकूमत और अपोजिशन की बातचीत बेनतीजा रही। बकौल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, नैब कवानीन में अपोजिशन ने 35 तरामीम तजवीज़ की। अगर इन पर अमल हो जाए तो नैब का इदारा बेकार हो जाएगा। इतराज़ तो कानून साजी की पार्लिमानी कमेटी में नैब जदगान की शमूलियत पर भी उठाया जा रहा है। इस पार्लिमानी कमेटी में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, साद रफीक, राना सनाउल्लाह शामिल हैं, तो परवेज खटक भी इसका हिस्सा हैं और सब के सब नैब मुकदमात का सामना भी कर रहे हैं। ऐसे में फवाद चौधरी की इस दलील में भी वजन है कि जिन पर खुद नैब के मुकदमात हैं, इनसे नैब कानून में तरामीम कराना ऐसा ही है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठाना। अब एपीसी भी होने जा रही है और हुकूमत को गिराने की भरपूर कोशिश होने वाली है ईद के फौरन बाद। इसी बारे में हम बात करेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब, वज़ीर इत्तलात पंजाब, हमारे साथ हैं। चौहान साहब, जो शहबाज शरीफ का बयान है कि अब इस हुकूमत से जान छुड़ाना वलीन तरजीह है, हुकूमत नाकाम होगी, मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह का पहले कभी इस तरह बयान दिया हो कि अब हमने, यानी शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि अब मैं भी शामिल हूँगा हुकूमत गिराने में। इससे पहले उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान ने, लगता है उनको कोई ऐसा उन पर जादू चला दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, पहले कौन सा जो वो ढोल बजा के कहते थे, अब जो बाजा बजा के उन्होंने कहा है ना, पहले भी पिछले 2 साल से सुन के कान पक गए हैं उसामा गाजी साहब, आपके भी, आप सारे मीडिया के भी और आवाम के भी। और दूसरा, इनसे पूछो, क्या इस कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना, उसके खिलाफ जंग जीतना, खूबसूरत किस्म की जनाब स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी बनाना, अगर हुकूमत की नाकामी है कि जब पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर अभी भी कोरोना वायरस एक अजाब की सूरत में मुसल्लत है, लेकिन अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में हमने कोरोना वायरस को शिकस्त देने में मसरूफ है और पूरा बरमला आलमी मीडिया भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो खात्मे की तरफ है। अगर ये नाकामी है तो फिर मुझे नहीं पता कामयाबी किसको कहते हैं। इनके यहाँ कामयाबी का क्राइटेरिया ये है कि जनाब मियाँ बीवी बच्चों समेत बमा अहलोदार में बैठें, फिर उस पर लूट मार करें, फिर टीटियाँ बनाएं, फिर जाली अकाउंट्स बनाएं, फिर अरबों खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करें, फिर जनाब निसार गिल, मसरूर अहमद, मंजूर पापड़ फरोश की तरह के अपने फ्रंट मैन रखें, उनसे करोड़ों अरबों रुपए की खैरात में उनके अकाउंट से। इनका क्राइटेरिया है ये कामयाबी का। बाकी जहां तक है कि अब हुकूमत जा रही है, अब हुकूमत आ रही है, अब हुकूमत गिरने वाली है, 2 साल से कान पक गए हैं, कसम खुदा की, हंस हंस के बुरा हाल होता है इनके ये बयान सुन के। अंदर से ये
पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अच्छा, अंदर से शहबाज शरीफ साहब भी पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं। जिस शहबाज शरीफ ने अपने सगी भतीजी और अपने बड़े भाई की पीठ पे खंजर घोंपा हो, उसकी सियासत का धड़न तख्ता किया हो, उससे आप तो रखेंगे वो बिलावल जरदारी पे एतमाद करेगा और बिलावल जरदारी इस पे एतमाद करेंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को जनाब सियासी खुजली हुई है, साल से फारिग हैं, 30-35 साल सियासी इक़्तिदार का नशा उनको सवार था, उसके बाद नशा उतरा है इन 2 सालों में। ये मारे मारे फिर रहे हैं जनाब, सारों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इनकी अपनी पैदा भी है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की करोड़ों रुपए की पैदा है। फ्यासा मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि ये हुकूमत नाजायज है, ये हुकूमत जो है ये जाली है और ये धांधली की पैदावार है और इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है। हाँ, 2018 का लफ्ज जो है इनकी छेड़ बन चुका है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। जायज जो है वो रहमान साहब की तैनाती है, जायज एक 15वें ग्रेड के PTCL के मुलाजिम को जनाब PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के अंदर जनाब लेके आना अपने इक़्तिदार के जरिए से, और जनाब परवेज मुशर्रफ जिसको आज ये बड़ा डिक्टेटर कहते हैं, उससे अंडर हैंड डील करके अपने भाई को इस तरीके से बगैर मुकाबले के इम्तिहान पास कराए PMS ग्रुप के अंदर लेके आना, ये जनाब जायज है। फिर उनको जनाब डिप्टी कमिश्नर की पोस्टिंग पर लगवाना जायज है। फिर अपने सारे भाई बहन साले सालियां ससुर खुसर सारों को सेनेट कौमी असम्बली का मेंबर वजीर मुशीर बनाना जायज है। फिर इस मुल्क का पैसा दोनों हाथों से लूटना, राम राम सपना पराया माल अपना के तौर पे लूटना, वो जायज है। जनाबी वाला इनके यहाँ जायज न जायज का कौन सा क्राइटेरिया? सर आप उनको पंजाब में DC कहीं लगा देते, कहीं KPK में लगा देते कि छोटे मोटे जिले में वो भी खुश रहते, आप भी खुश रहते। आपने तो सिंध के हवाले किया, उन्होंने तो फिर अपनी मर्जी से लगाना था, अब फिर उनकी आपने खिदमात वापस ले ली है विफाक की तरफ। देखो बात ये है कि ये तो मीडिया ने उठाया, फिर मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने इनको बेनकाब किया इनका चेहरा, ठीक है ना जी। तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले के मजदाक ये ज़ीलो खार हुए हैं। अच्छा चौहान साहब में मैं एक लफ्ज यूं हाँ जी एक बात करिए, कंप्लीट करिएगा जी। आप सवाल पूछे। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि लस्सी पानी तो खोल दो, बेचारा 40 लाख का पता नहीं कितना लस्सी पी गए, सिर्फ लस्सी पानी खोल लो, गड्डियां बंडन दे दो, तेल शेल पा दो, परमट चलो नहीं है, कुछ ना कुछ तो अथरू पूंजो ना। वो पहले बेचारे को मिस कॉल आ गई, कॉलर गायब हो गया, वो बेचारे ने तसलियां दित्तियां, भजे भुजे जरदारी साहब नवाज शरीफ आपस में रला नहीं सके, हुण फिर बेचारे हलकान होने भज भज के कुछ ना कुछ। चौहान साहब देखो एक ज़ीरक सियासतदान पहली दफ़ा बंद गली में गए हैं, दूसरी तीसरी दफ़ा उनको परेशान है, मारे मारे फिर रहे हैं सड़कों पे, और वो हर बंदा अपनी गेम खेल रहा है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने अथरू पूंजो ना, मतलब इस तरह का ना भजन दे उन्होंने। वो बेचारे की मेरे बड़े मशहूर ज़माना फिक्रे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के वाले से। एक तो यह है कि असूल के नाम पे वसूल की सियासत करते हैं, दूसरा यह है ये 73 के आयन के तनाजुर में 74 किस्म की करप्शन, बदयांती, टकेमारी के ना फन गोर सोर और ढंग जो ना याद करते हैं। अब इनके आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, इन्हें पता है हुकूमत नहीं गिरनी, ये चाहते क्या है, ये एज अ ब्रोकर आए हैं, एज अ एजेंट, उर्दू में जो इसका लफ्ज है वो आप खुद ही निकाल लीजिएगा। इन्होंने बिलावल को, शहबाज शरीफ को ब्रोकरी की, अब अभी ये बैठाने भी लगे हैं, अभी मुलाकात भी करने लगे हैं। इनमें इनका क्या फायदा है? इनको पता है असम्बली ना टूटनी है ना हुकूमत गिरनी है। इनका फायदा ये है कि जिस तरह इन्होंने वो लॉन्ग मार्च किया था पिछले साल, उस लॉन्ग मार्च में इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए थे, करोड़ों रुपए, जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, और फिर इन्होंने उस किसी को जिहाद का जनाब बुत्ता लगा के, किसी को किस चीज का बुत्ता लगा के अपने जनाब चाहने वालों से अरबों रुपए के फंड इकट्ठे किए थे, अरबों रुपए के फंड। अब ये चाहते हैं दोबारा कोई ऐसी तहरीक शुरू हो, फिर उस पर मारे हो, अरबों रुपए की गेम हो, फिर इनकी जेबें गर्म हो। ये बस इतना चाहते हैं मौलवी फजलुर रहमान साहब। बाकी हुकूमत गिरना गिराना इनको भी पता है, ये उल्टे लटक जाए ना उल्लू की तरह, तो अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सबकी हुकूमत नहीं गिरती। लेकिन फयाजुल चौहान साहब देखिए, धरने को सराहा है शहबाज शरीफ साहब ने, वो पहले शामिल नहीं हुए थे और रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिल गया, जरदारी साहब को धरने की वजह से मिल गया। अब भी कोई फायदा उनको हासिल हो सकता है, क्योंकि आपकी बात सही है, पहले दिन से कह रहे हैं हम मानते नहीं, पार्लियामेंट को नहीं मानते, हुकूमत को नहीं मानते, लेकिन इस तरह से APC के साथ मिलकर उसके बाद धरना, तो ये पार्ट 2 हो सकता है। उस वक्त भी ज़ाहिर मुज़ाकरात करने पड़े फजलुर रहमान के साथ, इतना पैसा जब उन्होंने इकट्ठा कर लिया, चंदा भी इकट्ठा किया, पर्चियां भी थी, तो फिर टफ टाइम तो दिया था हुकूमत को। भाईजान टफ टाइम का कोई मसला नहीं है,
इमरान खान साहब के हवाले से मैं पिछले 10 साल से पाकिस्तान के मीडिया में एक इलामा इकबाल की गजल सुनाता हूँ। खान साहब की मिसाल वही है कि किया मैंने उस खाकदा से किनारा जहाँ रिस्क का नाम है आबोदाना, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की जिंदगी ज़ाहदाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। इमरान खान साहब वजीर आजम साहब बाय बर्थ कप्तान है, लीडर है, उसको जनाब इन ताकतों के साथ, इन ममोलों के साथ लड़ने का उनको भी शौक है बड़ा, फ्रंट फुट पे आके लड़ते हैं। हमारी बला से ये 74 दफा जरा लॉन्ग मार्च करें या 74 दफा एपीसी करें, एपीसी का तो ये हाथ जोड़ के कहती है यार मेरी जान बख्शो तो किसी और ने मत्थे लगो। हर महीने बाद एपीसी, हर महीने बाद एपीसी निकलता बीच में क्या है, रुसवाई और जगहसाई, इसके अलावा तो कुछ नहीं निकलता। तो 73 के आइन के तनाजुर में 74 एपीसी कर चुके हैं, 75वीं भी करके देख लें। चौहान साहब इस एपी के साथ तो ये हो रहा है कि जिस तरह हम छोटे हुए, आपने भी शायद सुना गांव देहात में डॉक्टर जो होते थे वो होम्योपैथिक टाइप की पुड़ी होती, एपीसी की पुड़ी दे दी, कोई बीमारी होती थी ना एपीसी दे दी उन्होंने, ना उनका रिएक्शन होता सी ना फायदा नुकसान, ये उस तरह की एपीसी साबित हो रही है हाले तक तो 2 साल हूँ। तुम क्या है वाकई सीरियस एपीसी को है कि सर जी ये एक तरफ एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बेनजीर भुट्टो साहिबा ने नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल किया था एक दफा। आपको याद है 2006 में इन्होंने मिसाके जमहूरियत की, मिसाके जमहूरियत के जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के 20-25 नुकात थे उसमें एक नुकता था कि आइंदा हम इन पार्टियों में से और इन क़यादतों में से जो सिग्नेटरी हैं कोई फौज से और जनरलों से, अच्छा इधर ये साइन किए, साथ ही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जनाब परवेज मुशर्रफ से डील कर चौहान साहब वो मिसाके जमहूरियत से डाके जमहूरियत तक जो आज डाके जमहूरियत की बात हुई है, जो करप्शन का कोरोना है वो कह रहा है नैब की ये 35 सेक्शन बंद कर दें, यानी जो 2015-16 नवंबर 2016 के बाद के केस है सिर्फ उनको टेकअप किया जाए, यानी 80-90 की दिहाई वो भी गायब हो जाए। तो ये तो फिर डाके जमहूरियत पे इकट्ठे हो गए हैं कि हमने जमहूरियत के नाम पर डाका मारना है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप तो इसको मजाके जमहूरियत कहते हैं, मैंने इसका नाम डाला हुआ है राधा आओ मिलके खाएं आधा आधा। जमहूरियत का असल नाम ये है, राधा आओ मिलके खाएं आधा आधा। तो अब ये दोबारा ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं, लेकिन बेगम रहे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक करम करेगा। इनकी चीखें जो ना मरीख तक सुनाई दे रही हैं और सुनाई देती रहेंगी। ठीक है, बहुत मर्जी एपीसी कर लें। बहुत शुक्रिया फैयाजुल हसन चौहान साहब, वज़ीर इत्तलात। तहरीक इंसाफ की हुकूमत समझती है कि उसको कोई खतरा नहीं है, जितनी मर्जी एपीसी कर ले, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी लगता है कि कोई खतरा नहीं है, जितनी मर्जी बारिश आ जाए, जितने मर्जी नाले उबलें, जितने मर्जी घरों में पानी चला जाए, सड़कों पर पानी खड़ा रहे, पीपल्स पार्टी को कोई खतरा इसलिए नहीं है कि हमेशा लोग पीपल्स पार्टी को वोट करते हैं, सिंध के लोग अगली दफ़ा भी करेंगे, कारकर्दगी जैसी मर्जी हो, इससे गर्ज नहीं है। तो क्या अब भी ऐसे होगा? रेहान हाशमी साहब से हम बात करेंगे, मुत्तहिदा कौमी यूनिट पाकिस्तान के रहनुमा हैं। चूँकि अभी ऐसे लग रहा है कि वज़ीर सिंध ने वाकई कुछ नोटिस ले लिया है, मुझे उम्मीद लग रही है, अगरचे 12 साल हो गए हैं हमें सुनते सुनते, कम से कम ये 12 साल तो मुसलसल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। वो अब उन्होंने कहा है कि जी ये हमें मुख्तलिफ प्लान्स बनाने होंगे, हर जगह डिवीज़न में मुझे बताया जाए कहाँ किस तरह का प्लान होना चाहिए। रेहान हाशमी साहब, आपको क्या लगता है? ये तो बड़ी इस दफ़ा उन्होंने बड़ी सीरियस गुफ्तगू की है कि खाली नाले साफ करने से बात नहीं होगी, प्रॉपर एक प्लान बनाया जाए किस तरह से हमने पानी इधर तक पहुंचाना है, और हर एक की मैं ड्यूटी लगाऊंगा, हर वजीर की, कि 28 सब डिविजन में हर डिवीजन एक के हवाले करूंगा कि वो क्या प्लान बना रहा है उसके लिए। कराची अर्बन सिंध की बदकिस्मती ये है कि यहाँ का स्टेक होल्डर या यहाँ का वो शख्स जो कि नुमाइंदगी कर रहा है किसी भी फॉरम पे, चाहे वो बल्दियात में हो, चाहे वो सूबाई असम्बली में हो या नेशनल असम्बली में हो, उसके पास अर्बन सिंध की किस्मत का फैसला करने का इख्तियार नहीं है, यानी कि उसके पास ड्राइवर सीट नहीं है। एमपी पाकिस्तान हमेशा से ये बात कहती रही है कि रेवोल्यूशन ऑफ पावर, आप मुशर्रफ साहब को चाहे जितना भी गलत कहें, लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में सही मायने में पावर जो उसको डिवॉल्व की गई थी, रूट लेवल डेमोक्रेसी को फैसिलिटेट किया गया था। आज बदकिस्मती ये है कि मास्टर प्लान हो, क्योंकि देखिए आप जो बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पर मास्टर प्लान के हवाले से है। मास्टर प्लान बिल्डिंग कंट्रोल, सेवरेज का निजाम हो, पानी की तस्वीर का निजाम हो, कचरा उठाने का निजाम हो, केंद्रीय हो, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, और इस वजह से और दीगर इदारे, ये तमाम बल्दियाती इदारे हैं जो कि बल्दियात के पास नहीं है या कराची के पास नहीं है। ऐसे निजाम में जो कि बिल्कुल मुनाफी हो, जो कि वाज़ेह तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स को डिवॉल्व किया जाएगा,
शेल भी डिवॉल्व का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, मगर ऐसा नहीं हुआ। और वर्ल्ड बैंक ने खासतौर पर जो रिपोर्ट वगैरह मुरतब की है, और रिसेंटली तकरीबन पे जो वर्ल्ड बैंक फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुरतब कर रहा था, उसका आउटकम भी आया है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उसके ऊपर वज़ीर वज़ीरात से खासतौर पर हमारा भी 1 माह से काफी इंटरेक्शन रहा। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वो अब सीरियस है कि चीजें हों, लेकिन इट इज टू लेट। देखें, ये चीजें उस वक्त होनी चाहिए थी, रिफ्लेक्शन अभी लोगों को होता, चीजें किसी हद तक बेहतर होती कि वर्ल्ड बैंक का जो सपोर्टिव प्रोग्राम है क्लिक का या स्विफ्ट का, जो कि बरसाती नालों की सफाई का है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, ये लॉन्ग लास्ट नहीं है। रेहान साहब दुरुस्त कह रहे होंगे, पहले सफाई होनी चाहिए थी, मगर अब तो प्लानिंग की बात हो रही है। आप देखिए, वो कह रहे हैं कि जी गुजरगाहों पर इमारतें बन गई हैं, जहां भी ये कुदरती आबी गुजरगाहें थी, नालों के साथ तजावुजात हैं, पानी फिर वो बारिश जब आती है तो वो वहां जा नहीं पाता। अब वो तो कह रहे हैं कि हर डिवीजन का अलग प्लान मुझे चाहिए, सड़कों और नालों का डिजाइन जिनको दुरुस्त नहीं है उनको ठीक करें। तो ये अगर काम करेंगे तो शायद अगले साल हम वो हालात ना देखें जो हम इस दफा देख रहे हैं। तो ये 28 सब डिवीजन में अगर बाकी हर डिवीजन में वो वजीर या मुशीर की ड्यूटी लगाते हैं, वाटर बोर्ड, SSWMA के, KMC, DMCs के बेहतरीन इंजीनियर्स की मुशावरत के लिए वो प्लान कह रहे हैं, सबकी मुशावरत से मुझे प्लान ला कर दो, तो यही तो आप बात कर रहे हैं कि एक मास्टर प्लान तो वो बना रहे हैं। उन्होंने इस दफा ये नहीं कहा कि जी ये MKM का कसूर है, उनके पास बल्दियाती हुकूमत है, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो इसका मतलब है ओन तो कर रहे हैं इस दफा के गलती जहां है, पीपल्स पार्टी दुरुस्त करने की शायद कोशिश कर रही है। देखिए मैं तो सिर्फ उन की को इंडिकेट कर रहा हूं कि जिसकी वजह से हो रही जैसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मास्टर किसी भी जो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट है वो उसको लाने की जरूरत होती है, क्योंकि ये बरसाती नाले अमूमी तौर पे जो अंदरूनी जो DMCs के अंदर हैं वो 45 मिलीमीटर की बारिश को सस्टेन करने की अहलियत रखते हैं। इन बरसाती नालों में सेवरेज के निज़ाम को डाल दिया गया, तो इनकी कैपेसिटी खुद ब खुद रिड्यूस होकर मुश्किल 10% रह गई। लामोहाला अगर 45 मिलीमीटर होगी तो जाता है। टेक्निकल एस्पेक्ट है कि समुद्र से कम जगहों पर डिप्रेशन में है, तो कराची में बरसात के पानी की निकासी एक अपने स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में होती है। सेवरेज के मुतबादिल निज़ाम को बनाना सबसे पहले, और कुदरती बरसाती नालों की जो जगहें हैं वहाँ से इन्क्रोचमेंट हटाना जरूरी है। आज से 6 साल पहले कुछ बड़े नालों में से इन्क्रोचमेंट के हटाने जाने का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके पाकिस्तान सिर्फ ये होती है कि रीलोकेशन किया जाए, इसको रीलोकेट किया जाएगा जहाँ पर जो लोग बचे हुए 12 पिछले है, तो इंसान यही के बाकी है, चाहे कोई भी हो, इसको लेकर बारिश तरीके से रीलोकेट किया जाए और उसके बाद बरसाती नालों पर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए। ये खूनी नाले के बच चुके हैं, यहाँ पर अफवाह भी होती है, बच्चे डूब कर हलाक होते हैं, और ये हर साल का तमाशा है। और ये हर साल का तमाशा है। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि मुशर्रफ के दौर को हम बड़ा सुनहरी दौर कहते हैं, मगर 2007 और 2009 की बारिश में कराची 2 दिन तक मफलूज रहा था, यानी कि ये मसला उस वक्त भी था। आज कम से कम इस हद तक जरूर है कि ये मसला 5 घंटे के अंदर पानी की निकासी हो जाती है, ये नहीं बनता। वक्त 75 मिलीमीटर बारिश पानी। अब सिंध गवर्नमेंट के हवाले से खास तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि इनके कुछ वज़रा इस बात को कहते हुए बड़ा करते हैं कि हमने डेवलपमेंट का काम किया, तो सवाल ये है कि डेवलपमेंट का काम लेजिस्लेटर का नहीं है, ये तो 3rd टियर के जरिए करवाना चाहिए, मेयर के जरिए करवाना चाहिए, ये डिप्टी कमिश्नर रेहान साहब हमारे इसी प्रोग्राम में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने और फारूक सत्तार साहब ने इन्होंने कहा कि कराची को अरबों रुपया मिला लेकिन वो करप्शन की नज़र हो गया, यानी कि वो तो करप्शन की बात कर रहे हैं। वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पैसा सारा खाया गया लेकिन कराची पर नहीं लगाया गया। ये करप्शन के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं मौजूदा मेयर के ऊपर। देखिए, मैं बड़े अदब के साथ ये बात बताता चलूँ कि मेयर कराची और एमके की जानिब से तो ये क्लेम आता है और हम इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि कराची को या मेयर कराची को जितने फंड एलोकेट होने चाहिए थे
वो फंड एलोकेट नहीं हो रहे और उसमें तनख्वाहें देना भी मुश्किल काम है। और ये अगर कुछ दे रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग होनी जरूरी थी। सवाल तो इसमें ये होना चाहिए कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग नहीं क्यों नहीं की आपने, के मुताबिक आपने फंड की एलोकेशन क्यों नहीं की। हालांकि ये जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की प्रोविंशियल बुनियादों पर फंड की एलोकेशन कर रहे हैं, ये आपसे ये पुरानी आबादी से तनाजुब से किया जा रहा है। ये शिकवा ये करते हुए नजर आता है कि एनएसडी इसमें को इसके शेयर के मुताबिक नहीं दिया जाता और यही वो रिजर्वेशन दूसरी सतह पर लेकर आ रहे हैं। इसमें तो बहुत सारे मसाइल तो है मौजूद। जो सोर्स रेवेन्यू जनरेशन के इदारे हैं वक्त में वो सिर्फ हुकूमत ने अपने पास रखे हैं, इसमें भी कोई राय नहीं है, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और जितने भी जो ट्रबल मेकिंग है वो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज विदाउट गिविंग अ रिसोर्स वो मेयर कराची के हवाले कर दिया गया है। अच्छा मैं मेयर कराची की बात नहीं कर रहा, मैं तो पाकिस्तान की किसी भी शहर के मेयर की बात कर रहा हूँ कि कानून साजी के तहत आर्टिकल 148 का खिलाफ है। अब ये जरूर है कि 148 में एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर से तस्करा किया गया है, तो वो कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होगी, वो कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर्स होनी चाहिए। हम फॉलो अगर कर रहे हैं ब्रिटिश जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, वहां पर तो उन्होंने पॉलिसिंग भी दी हुई है। अभी तो मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरी है कि तजिया निगारों की मावनत से जो लोकल गवर्नमेंट एक्सपर्ट हैं उनकी मुशावरत से जो लेजिस्लेटर हैं वो रेहान हाशमी साहब, इसका मतलब है कि जब तक आप जिस तरह चाह रहे हैं कि पावर्स डिवॉल्व हों, बल्दियाती इदारों को पावर किया जाए, बल्दियाती हुकूमत को ताकत दी जाए, फंड्स दिए जाएं, तब तक ये हर साल इसी तरह होगा। ये बारिशों में हम यही सूरत हाल देखेंगे, बिजली का, के इलेक्ट्रिक का यही हाल रहेगा, कचरे का यही हाल रहेगा, सड़कों का यही हाल रहेगा। बदकिस्मती से जो आप बात कह रहे हैं वही दुरुस्त है, क्योंकि जब तक के सूरत हाल पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं होगी, जब तक के किसी भी जिम्मेदार का ताजुब नहीं किया जाएगा। आज देखिए ना, आज किसी जिम्मेदार का ताजुब नहीं किया जा पा रहा है कि जनाब जिम्मेदार किस चीज से ब्लेम गेम चल रहा है। मैं तो इस बात पर जा रहा हूँ कि ऐसे पाकिस्तान जो हमारे मेरे इंतजाम इदारे नहीं भी है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। हम तमाम जो कराची के स्टेक होल्डर अगर आपके आप क्लेम करते हैं तो जो बात है वो इदारे जो हमारे पास नहीं भी है, वो जिम्मेदारियां जो हमारे हमसे बहुत दूर है, हम तमाम चीजों को जिम्मेदारी लेते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को बेहतर करने के लिए जो पॉलिटिकल तरीके से, जमहूरी तरीके से जिन लोगों ने ये गैर कानूनी तामीरात की, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सबको पता है कि जो आबी गुजरगाहें हैं वहां पर तजावुजात हुए, कराची सर्कुलर रेलवे के इर्द गिर्द तजावुजात हुए, पार्क्स में तजावुजात हुए, मार्केट, यानी पूरा कराची चाइना कटिंग क्या क्या नहीं हमने सुना। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको क्या सजा नहीं होनी चाहिए? अब तो जिन लोगों ने, बेचारों ने, गरीबों ने घर बना दिए, कईयों के घर गिर आने पड़ गए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया, उस पर भी उस तरह पूरा मिनो अमल नहीं हो सका। अगर जो लोग कसूरवार उनको सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए सर्कुलर रेलवे की जहाँ तक बात है तो आपको याद होगा कि तकरीबन 5 साल से शेख साहब इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये क्योंकि इतना टफ जॉब हो चुका है कि सर्कुलर रेलवे की अरबों की प्रॉपर्टी भी खाली नहीं करवा जा सकती। हालांकि कराची के लिए इंतहाई जरूरी है कि सर्कुलर रेलवे को दोबारा रिवाइज किया जाए। जायका ने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई थी, जायका पैसे लेकर आ रहा था, चला गया। अच्छा, हमारे यहाँ जिम्मेदारों का ताजुब नहीं किया जाता। जो डिक्लेरेशन जिसने भी किया है रिगार्डलेस फ्रॉम एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन उसके खिलाफ करना। अगर कोई शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी के अम्ब्रेला के अंदर, कोई शख्स किसी डिपार्टमेंट के अम्ब्रेला के अंदर कोई ऐसी चीज कर रहा है जिससे बेशुमार लोगों को नुकसान हो रहा है, शहर को नुकसान हो रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में क्या नुकसान है। और मैं बहुत मौजूद के साथ यहाँ पर कहता चलूँ कि ये कोई एक शख्स ये नुकसान नहीं पहुंचाना होता, ये पूरा गैंग बनाते हैं, नेक्सस बनाते हैं। ये नालों, बरसाती नालों पे जो इंक्रोचमेंट हुई है, एक शख्स थोड़ी मुलव्वस होगा। मैं तो नाम भी नहीं ले सकता हूँ कि कौन किसके अंदाज से लोग मुलव्वस होते हैं इसमें। बिलावल ने ये तो कहा है कि सबसे अच्छा बल्दियाती निज़ाम, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है सिंध में ही है। तो बहरहाल इस पर हम कोशिश करेंगे मजीद बात करें। हमें ब्रेक लेनी है, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। रेहान हाशमी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ हैं। रेहान हाशमी साहब, आप ये कह रहे थे कि कभी भी किसी को सज़ा नहीं हुई,
तो ये कभी भी नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद तमाम चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टेक्स हैं, उन्होंने वोट लेने होते हैं, उन्हीं लोगों से जिनको यहाँ पर कब्जे करवाए गए, जगह दी गई, वो लोग पैसा बनाकर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हमने देखा हर जगह। यानी इससे हम ये तो नहीं कह सकते कि एमक्यूएम को भी इक़्तिदार तो मिला, तो ऐसा निज़ाम नहीं दे सके एमक्यूएम बी के जिसमें आज ये हम हालात में को बेहतरी देख सकते। सवाल मुझसे पूछ रहे हैं ना? जी जी। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखें एक दौर गुजरा कराची पे जब एमक्यूएम का मेयर था, उससे पहले भी जो पीरियड था उसमें भी कुछ अरसे एमक्यूएम का मेयर था, उस दौर की मिसालें दी जाती रही। लेकिन किसी भी निज़ाम की सस्टेनेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी सस्टेनेबिलिटी उसी सूरत में होगी कि एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार करके वो कानून साजी की जाए। हर आने वाले दिनों में कानून में तब्दीली करके मनपसंद अंदाज में पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने के लिए इदारों को या तो अपने पास रख लिया जाता है या इदारे जाता है, महकमों को आलाकार बना लिया जाता है, बिल्डिंग कंट्रोल अपने पास रख लिया जाता है, मास्टर प्लान अपने पास रख लिया जाता है, कभी छोड़ दिया जाता है। अच्छा, इस तरह के और दीगर इदारों में मजाक बनता रहेंगे। एक असूली फैसला होना चाहिए था, और मैं तो शायद इस हद तक जाने को तैयार हूं कि बार औकात आपको नेशनल लेवल पर, फेडरल लेवल पर कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपका इकोनॉमिक हब है कराची, अगर चीजें नहीं संभलती तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस डेवलप करके फेडरल इसको डिक्लेयर करें, और अगर नहीं करते रेहान साहब आखिरी मेयर छोड़ क्यों नहीं देते? अगर तैयार नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो फिर छोड़ दें। रेहान साहब, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस क्रिएट कराएं। यहाँ पर हालात ये हैं कि कोरोना, के इलेक्ट्रिक, कराची में कचरा कुंडी, कराची में बारिश, हर इशू पर सियासत हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। एक दूसरे के साथ टेबल पर बैठकर बात करना तो दूर की बात है, वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि फिर कराची के मसाइल नहीं हल होते इस तरह से। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पॉइंट स्कोरिंग करिए। बावजूद इसके कि मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ और पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सर 10 साल गुजर गए जमहूरियत को, 10 साल में कराची का एक मसला हल नहीं हुआ। मैं ये आगे बात कर रहा हूँ, इसी वाले से बात कर रहा हूँ। बावजूद इस बात के बाहर तमाम दोस्तों से मौजूद के साथ एक ऐसा भी वक्त भी गुजरा है कि जब तमाम लोगों को कान पकड़कर बैठाया भी जाता था, कान खींचकर बैठाया जा सकता है। अगर मुल्क स्टेज पर हो, मुल्क की तरक्की, मुल्क की सलामती अगर स्टेज पर लगी हुई हो तो तमाम चीजें की जा सकती हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी इसका मतलब ये है रेहान साहब, इसका मतलब ये है कि ये सियासतदान बैठने को तैयार नहीं है। अब कान पकड़ने वाले आएंगे, कान पकड़ कर बैठाएंगे तो ये बैठेंगे, अदरवाइज ये खुद बैठने को तैयार नहीं है। देखिए ऑप्शन है ना, जो आपने बात कही है किसी हद तक दुरुस्त है, वरना बहुत सारे मसाइल हल हो जाने चाहिए थे। ये हाइपोथेटिकल बात है, मफरूजे के ऊपर मबनी बात है कि अगर नहीं बैठेंगे तो एक वक्त तो आएगा ना कि जब जरूरत इसलिए होगी कि आपको कुछ ना कुछ जो है रिलक्टेंट होने के बावजूद भी, गैर पसंदीदा अमल करार देने के बावजूद भी कुछ चीजें करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स बाद में है, सबसे पहले मुल्क का इस्तेहकाम है। पॉलिटिक्स चलती रहेगी, अगर मुल्क रहेगा भाई, मुल्क की सलामती रहेगी। मैं बावजूद इसके जमहूरी निजाम, मौजूदा जमहूरी निजाम में लोगों को वो जिस तरह लोगों को फैजियाब होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। जहां पर जिसका जोर, लेकिन कराची को इस जमहूरियत ने कुछ नहीं दिया, ना पीटीआई कुछ कर सकी, ना पार्टी कुछ कर सकी, ना ही एमक्यूएम कुछ कर सकी। ये हकीकत है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ थे। अब जिस तरह यही बात मुस्तफ़ा कवाल साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में कही थी कि जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान बना दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, तो वो भी कुछ कह रहे थे इस तरह का कोई और प्लान भी होना चाहिए कराची के हालात के लिए, मुल्क की हालात के लिए। तो मेरा ख्याल है कोई नेशनल इकनॉमिक प्लान भी कोई आना चाहिए, कराची के लिए भी हो, मुल्क के लिए भी हो। अब अभी आप देख रहे हैं इस वक्त अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मीडिया से बात भी कर रहे हैं, तो इनकी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की कोशिशें भी जारी हैं और बिलावल ने लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। लेकिन एक और कोशिश भी हो रही है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कोशिश कर रहे हैं, वो है नैब के
कानून के हवाले से। अब उसमें जो पहली नशिस्त रही है वो गई है नाकाम, और उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पार्लियामानी कमेटी तो बनाई गई है, उसमें तमाम पार्टीज़ के लोग हैं, लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि ये पार्लियामानी कमेटी ही गैर आइनी है और वो तो आए ही नहीं। तो असद खरल साहब, जब एक तरफ अपोजिशन हुकूमत गिराने की कोशिश कर रही है, अभी आप देख लें ये बराह रास्त है, फयाज चौहान साहब अभी बराह रास्त प्रोग्राम में कह रहे थे कुछ नहीं होगा। जो बात की है ना, कोर्ट किया शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बयान, ये अभी इसकी जो धर्म तख्ता मैं करता हूँ। एक तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा ना मैं वकील करूँगा, ना मैं ज़मानत के लिए अप्लाई करूँगा और ना मैं वकील करूँगा। वकील भी किया और ज़मानत के लिए दरख्वास्त भी दी। दूसरा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कल तो ये गैर आइनी कमेटी नज़र आ रही थी, वो कहते हैं नजरियाती नहीं नज़र आती और आइनी की आनी जानी, आज उनको आइनी नज़र आ गई है। इस कमेटी के अंदर वो शामिल हो रहे हैं, आज शामिल हुए हैं, और वो जनाब ये कह रहे हैं कि अब इसलिए कमेटी में जाने का कोई जवाब नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वसीतर मफाद की खातिर इसमें बैठे इकट्ठे। वसीतर मफाद क्या है? वसीतर मफाद, हुकूमत ने नैब कानून में अपोजिशन की तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। वो 35 तरमीम सुन के आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। आप तो पहले दिन से न्यूज़ ब्रेक कर चुके हैं कि उसमें तो वो कुछ है कि अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट, आप ये एक और बड़ा उन्होंने ये गलत स्टेटमेंट दी है, कहते हैं हमारी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है। अब मुझे ये बताएं, इनकी 35 जो तरमीम है जो इन्होंने रखी, जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब को जब ये कमेटी की रिपोर्ट शाहमूद कुरैशी साहब ने पेश की और आज जाके पार्लियामेंट के अंदर इनका जो पोस्टमार्टम उन्होंने किया 35 तरमीम के हवाले से, पहली जो इनकी जो एक स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट 120 अदालतों के लिए कह रही है, ये कह रहे हैं आम अदालतों में केस चले, यानी ये पहली ये गलत बात। दूसरी, कल इनको गायरा नहीं लगी, आज उसमें शामिल हो गए, यानी जिसमें इनके नून लीग के वो लोग, ख्वाजा आसफ और बड़े बड़े जो लोग जिनके अपने भी खिलाफ केस थे, खैर वो पीटीआई के लोग भी हैं, फवाद चौधरी साहब ने बड़ा आज मौसर मारा है, अच्छी बात है। मामला ये है कि ये क्या चाहते क्या है। अब इसके बाद मुझे उसामा साहब बता दें ये कौन सा वसीतर मफाद है। वो कहते हैं नैब का जो चेयरमैन है, जिसको किसने बनाया, पीटीआई ने बनाया, मौजूदा चेयरमैन नैब का नाम आया था अपोजिशन की लिस्ट से जी, और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह जरदारी साहब की डिजायर के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने नाम पेश किया और नवाज शरीफ ने उसको एक्सेप्ट किया। वो किस तरह एक्सेप्ट किया, वो 4 साल की मुद्दत में कहते हैं कम करके इनको 3 साल कर दिया जाए। वो कहते हैं 1 अरब से कम, यानी अगर 1 अरब से कम करप्शन होगी ना, 99 करोड़ 99 लाख और 999 भी अगर होगी तो उसको नैब के जुमरे में नहीं आएगा। अच्छा, उससे कम अच्छा, यानी बकरी चोरी पे एसएचओ एफआईआर करके तो बंदे को पकड़ सकता है। 1 अरब से एक अगर देने की, एक आने की, एक पैनी की भी करप्शन कम है तो नैब जनाब उसके जांच नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं कि 80 और 90 की दहाई में 16 नवंबर 1999 तक जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिसाके और डाके जमहूरियत के तहत मुल्क के लूटा और बाद में मिसाके जमहूरियत कर लिया, जिसको मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डाकूक्रेसी कहता हूँ, डाकूक्रेसी। वो कहते हैं उससे बाद नैब शुरू होगा, 5 साल से पीछे नैब नहीं जा सकेगा, यानी सारे केसेस नवाज शरीफ, जरदारी साहब की एंड कंपनी के सारे खत्म। फिर वो कहते हैं कि नैब का जो चेयरमैन है उसको गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं है जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाएगी, यानी बकरी चोरी पे जेब कुतरी के जो 500 का केस है वो तो एफआईआर भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी, ट्रायल भी होगा, हवालात भी जाएगा, जेल भी जाएगा, लेकिन अरब रुपए से ज्यादा करप्शन वाला जब तक कन्विक्शन नहीं होगी वो उसको आप पकड़ नहीं सकते। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जो फाटिफ हमारे ऊपर बैठा है, ग्रे से ब्लैक लिस्ट में वो फिरने के डालने के ऊपर चक्कर में है, भारत जिस तरह साजिशें कर रहा है, वो ये कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और ये सारी फाइनेंशियल करप्शन, इकोनॉमिक जो ये क्राइम्स है, इसके ऊपर ये लेजिस्लेशन करे और ये जो नैब से कहते हैं वो भी निकाल दे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नैब का जो आगे वो कहते हैं कि जो एक तो सारा वो निकल गया, फिर उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, यानी जो कहते हैं नाहली जो बंदा है ना, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई भी है, अगर उसको कन्विक्शन भी सजा भी हो जाती है, जो कि बहुत कम ही होगी आजकल बड़े लोगों को, वो कहते हैं उसके बावजूद भी उसके ऊपर कदगन नहीं होनी चाहिए, वो असेंबली में भी आए, पब्लिक ऑफिस भी होल्ड करे। फिर वो कहते हैं कि 10 साल जो उसकी नाहली की है ना, वो खत्म करके 5 साल तक जरदारी नवाज शरीफ सारे फिर वापस आ जाए, वो 5 साल कर दी जाए। फिर वो कहते हैं कि टेन्योर जो चेयरमैन का वो कम कर दिया जाए। 5 साल से पीछे जो 85 से नैब का कानून है वो खत्म होकर जिस तरह एफपीआर में गेम डाली,
कि यानी 5 साल से पहले आपने जो अरबों खरबों की कहानियां की हैं, किसी जो भी केस सारे इंक्वायरी तो सारे 5 साल से पहले किए, तो 2015 से लेकर 20 में अगर केस होगा, आपने वार्डा डाली होगी, उसका सिर्फ नैब पकड़ सकता है। फिर वो कहते हैं 6 जो ऑफेंसेस बड़े हैं, बड़े 6 बड़े ऑफेंसेस जो हैं, इसके हवाले से भी वो कहते हैं जो इंतहाई अहमियत की अमल है, यानी चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, जो हाउसिंग फ्रॉड होते हैं पॉन्जी स्कीम्स के जरिए बहुत सारे लोग, वो कहते हैं ये भी निकाल दिया जाए। किसी को गिरफ्तार ना किया जाए जो इन अरबों रुपए का कर्जा लेके माफ भी करा ले, वो ना करें। इसका बाद बिल्कुल डिफॉल्ट जो कर्जा लेके माफ नहीं कराएगा, बड़े बड़े लोग ही कराएंगे। बाकी फिर मामला ये है कि इसके बाद और बहुत सी लंबी सरी 35 में से आपने कुछ पढ़ी है। अब इसके बाद अगर ये भी नैब को ताकतवर और स्ट्रेंथन करने का कानून है कौमी इस तरह रहने दें जिस तरह चल रहा है। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि नैब को मजबूत करना है, तो फिर ये क्या हो रहा है ब्रेक के बाद। अब पता चला। शहबाज शरीफ साहब का बयान आप देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की अभी मुलाकात हुई है और कहा है कि हुकूमत के खिलाफ चाहे मिड टर्म इलेक्शन हो या जो भी करना हो, और उसके लिए अपोजिशन को इकट्ठा होना होगा। शहबाज शरीफ साहब लीड करने को तैयार हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमें कोई एजेंडा नहीं है इस तरह का, लेकिन यह है कि नैब के कानून में तरमीम होनी चाहिए। आइनी माहिरीन का ख्याल है और किस तरह की तरमीम होनी चाहिए, अपोजिशन क्या चाह रही है, अभी असद खरल साहब ने तफसील से बता दिया। बाबर डोगर साहब, तो फिर क्या रह जाता है हुकूमत के पास? फिर जिस तरह है उसी तरह चलने दें। वो कह रहे हैं कि ये एक्सटेंशन का मामला लेकर आइए, शायद ये एक सिस्टम होता है ज़रा गिव एंड टेक का, कि हुकूमत लाइए कि जी एक्सटेंशन दी जा सके चेयरमैन नैब को, अपोजिशन कहेगी ये नहीं हो सकता, तो फिर कहेंगे अच्छा ये दूसरी हमारी बात मान लें, कुछ इस किस्म की, कुछ हम आपकी मानते हैं। ये वजह है या आपको लगता है हो ही नहीं सकता और जिस तरह का कानून अभी मौजूद है बस कोई SOPs वगैरह बना लेंगे चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और फिर मामला ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए उसामा साहब, नैब के कानून में बहुत सारे सुकम तो मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, चलें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका तो एक अपना इशू है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें कि ब्यूरोक्रेसी इस गवर्नमेंट को सबसे बड़ा जो इशू इस गवर्नमेंट के सामने आ रहा है वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। अब उसमें सबसे अहम चीज़ है, मेरी बेतहाशा ब्यूरोक्रेट से बात हुई है, वो किसी बड़े प्रोजेक्ट पे हाथ डालने को तैयार नहीं है, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने को तैयार नहीं है। होता ये है कि 50 करोड़ से ऊपर का कोई भी प्रोजेक्ट है, नैब जो है उसका रिकॉर्ड मंगवा लेती है, उसमें कोई इरेगुलरिटी है तो वो उसमें सबको पकड़ के ले जाती है। अब मसला, मैंने बेतहाशा ऐसे प्रोजेक्ट थे, गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि हम इसको अप्रूवल नहीं दे सकते। इवन वो लोग जो उस मीटिंग में बैठे हैं उन लोगों को भी नैब उठा के ले गया कि जनाब आप उस मीटिंग में बैठे थे तो अब बताएं आपके पास क्या है। अब ये जो मसवदा आया इसमें एक चीज़ ये भी है, अब नैब लोग जो है वो ये कहता है, जो चेयरमैन नैब है वो ये कहते हैं कि वो बंदे जो साइकिल पे आए थे आज लैंड क्रूज़र पर फिर रहे हैं, तो वो हमें बताएं कि उनके पास लैंड क्रूज़र कहाँ से आई। अब ये लोग ये कह रहा है कि नैब ने अगर किसी को अरेस्ट करना है, किसी को पकड़ना है, तो फिर नैब के पास ठोस शाहिद मौजूद होने और चाहिए, उसने पैसा भी उससे कोई उसने फायदा भी हासिल किया कैसे, सिर्फ नाअहली नहीं होगी कि ये बदनामी साबित तब्दील कर दिया। मेरी बात सुने, वो कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ व्हाइट कलर क्राइम में तो आप उसके ऊपर डाल नहीं सकते, वो कहते हैं अब बर्डन ऑफ प्रूफ नैब को करना। अब ये चीज देखे, बहुत मुश्किल काम ये चीज के बेनामीदारों को ये चीज सुप्रीम कोर्ट में भी आ रही है। नैब जिस बंदे को अरेस्ट करता है, अब मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ को का केस है, टीटीज है कि टीटीज लगवाई, टीटीज के जरिए से बेनामी कंपनियां खुलवाई गई, उनके जरिए से पैसा बाहर भिजवाया गया, बाहर से पैसा फिर वापस आया, इस तरह से इलीगल मनी ट्रांजैक्शन हुई, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। लेकिन कोर्ट्स ये पूछेंगे ठीक है ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, लेकिन इसमें करप्शन कहाँ पर है? इनके आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो पैसा मनी लॉन्डर हुआ है ये पैसा करप्शन के जरिए से कमाया गया है। अब नैब के पास वो चीज़ें नहीं है कि ये जो पैसा आया ये आया कहाँ से है। हाँ, उनके पास ये जरूर है कि ये पैसा मनी लॉन्डर हुआ, यहाँ से टीटी के लगे बाहर गया, बाहर से टीटी लगे पाकिस्तान इसके अंदर तो, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये जाती है तो सुप्रीम कोर्ट पहला सवाल ये पूछती है कि जनाब ये करप्शन कहाँ पर? ये बात मैं आपको और इंडोर्स करता हूँ नाज़रीन की आसानी के लिए, और आपकी भी थोड़ा सा उसमें मजीद फर्दर उसको करता हूँ इनाम। मामला डॉक्टर साहब यही मसला है, हर कोर्ट ऑफ लॉ में बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के इदारे, मैं ये बैठ के जो बात कर रहा हूँ, वो नैब हो या FI हो, सवाए चंद एक अफसरों के, उनको ये पता ही नहीं है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो आमला है 2010 है, उसके अंदर ये एक प्रेडिकेट ऑफेंस है। ये बात जरा समझे
मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो किसी के ऊपर आप चार्ज लगाते हैं तो वो एक प्रेडिकेट ऑफेंस है। आपको वो मनी जो लॉन्डर हुई है पहले वो प्रूव करनी पड़ेगी, सुन ले, कि वो मनी ड्रग्स उससे कमाई गई है, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से कमाई गई है, एक्सचेकर का नुकसान किया गया है। जब वो प्रूव होगा तो सेकेंडरी जो एक इल्जाम आता है ना वो है मनी लॉन्ड्रिंग। अब कैपिटल ऑफ फ्लाइट को, हवाला हुंडी को, टीटी को आप मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे, ये बनेगी नहीं। ये जब तक इसको इंटरलिंक नहीं किया जाएगा, मैं आपकी बात से वही आ गई ना बात, नहीं किया जाएगा, कोर्ट ऑफ लॉ ये कहते हैं लेकिन नैब आपके पीछे नहीं जाती। सर नैब इससे पीछे नहीं जाती। नैब को तो ये साबित करना है कि ये जो पैसा है ये करप्शन का पैसा है, ये बिजली घर बनाया गया, ये मेट्रो बनाई गई, ये ऑरेंज लाइन बनाई गई, उसमें ये पैसा कमाया गया, ये खाते हैं, इन खातों को बाद में मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी के जरिए से एडजस्ट कर दिया गया। नैब जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो चीजें उनके हाथ में आसानी से आ जाती हैं सीधी सीधी वो पकड़ती है। मामला ये है कि नवाज शरीफ ने बड़ी जबरदस्त स्टेट बात है, सच्ची बात भी दिल पे बंदे के मुंह पे आ जाती है और निकल जाती है। असेंबली में उन्होंने कहा कि वो कुछ चोर या करप्ट इतना बेवकूफ नहीं होता कि अपने नाम पे एहसास रखे, यानी वो कहते कि मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ। वाकई वो अक्लमंद है। उन्होंने देखे ना कि दादा पोता की कहानी शुरू होती है, नवाज शरीफ कहीं नहीं है, वो अपनी अम्मा के घर में रहते हैं, मरियम साहिबा अपनी दादी के घर में रहती हैं, जो कैप्टन सफदर वो कहते हैं वो अपनी उनके जो ससुराल में रहते हैं, वजीफा भी उनका लगा होता है। शहबाज शरीफ अपनी बेगम साहिबा जो है नुसरत शहबाज 96 उनके घर में रहते हैं। जो अली इमरान है उनके बच्चे उनको दामाद जो है, हाँ जी, नवाज शरीफ को हुसैन नवाज और हसन नवाज जिनका कारोबार बता चुका है वो पैसे देते हैं, उनको उनकी अहलिया पैसे देती है, उससे वो घर बनाते हैं और उनकी अहलिया अपनी सोथन को भी लेके उन्हीं पैसों से वो घर खरीद के और प्लाट खरीदती है। इस तरह हसन और हुसैन जो है वहां पे, वो हसन का माशाल्लाह अगर मैंने रिटर्न निकाले थे यूके के, वो बहुत बेचारे 1194 3334 पाउंड उनके जेब में और बाकी लाइबिलिटीज है, वो अपने बाप को हुसैन नवाज दे रहे हैं। आगे मरियम को देते हैं जिनका लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आपके सामने 1400 कनाल मेरी निकल आई जमीन वहां पे जाती उम्रा में, 1 अरब बाप को वो उनको दे रहे हैं हसन हुसैन, वो आगे उनको दे रहे हैं, नाम उनके जमीन लग रही है, वो वापस नवाज शरीफ को चेक रिटर्न कर रही हैं। अब ये टॉप जमीन उनके नाम है, उनके पास कैसे के, अच्छा जमीन उनकी गाड़ी पुरानी मिलती है वो पता नहीं 1 करोड़ की या 4 करोड़ की जाती है। ये बड़े मामला ये है, टेक्निकल मामला 3 अरब रुपया शहबाज शरीफ के तकरीबन 3 अरब रुपया उनके मुलाजिम के अकाउंट में आ जाता है, जायज हो जाएगा। मुझे ये बताया, वो कहते हैं 5 साल से पहले की जो ट्रांजैक्शंस है उसके ऊपर भी नाप ना जाए। मामला यह है कि यानी नैब इन सारे चोरों डाकुओं को छोड़ दे तो फिर इमरान खान भी ठीक है, फिर वसीतर कौमी मफाद के तहत ये सब कुछ ठीक है, जमहूरियत जिंदाबाद, इमरान खान का ये स्टांस है। और एक और काम, फाटिफ जो है वो कहता है कि ये काम करे, इन्होंने क्या है जो FATF ये कहते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है ना, आमला के हवाले से इंटरनेशनल कोऑपरेशन वो भी बंद कर दे। आप नैब इंफॉर्मेशन में दुनिया से वही मांग सकता है, वो ना मांगे, आम कानून इशारे के साथ ट्रीट किया जाए, आम अदालतों में चलाया जाए केस। इसका मतलब ये है कि इन सारों को क्लीन चिट दे दी जाए। अब इमरान खान साहब अगर देना भी चाहें तो यूनाइटेड नेशन का जो करप्शन अगेंस्ट जो एंटी करप्शन जो आपने जो कन्वेंशन के ऊपर सिग्नेटरी हैं, आप जो आमला के जो फैटिफ के हवाले से आप जो सिग्नेटरी हैं, अगर वो यहाँ पे नहीं करेंगे तो आपको तो दुनिया से काट के रह जाएंगे। आप किस जमाने में जो आप बातें कर रहे हैं, ये जो नून लीग और पीटी जो पीपल पार्टी नहीं कर सकी, क्या ये पॉसिबल है कि वो पीटीआई कर देगी? ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए बॉडी बनाने की बात हो रही है, क्योंकि ये बड़ा मसला है FATF का। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उसने जो भी टास्क लिए उसमें पूरे उतरे, ज़्यादा 14 पर कम से कम अमल हो चुका है, बाकी तकरीबन 13 रहते हैं। बाबू डोगर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं नैब की कोर्ट्स बनाने के, वो उन्होंने अलग 1 महीने का वक्त दिया हुआ है और उसमें मेरा ख्याल है हफ्ता गुजर भी गया है, तो उसका क्या होगा? ये 1 महीने के वक्त में ये नैब वो तो कहते हैं अदालतें खत्म कर देंगे, अकाउंटेबिलिटी 4-5 चल रहे हैं काम, वो भी आम अदालतों में केस ले जाएं, आपको नहीं पता। और उल्टा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। शायद के कान अब्बासी की स्टेटमेंट देख लें। अच्छा, वो तो कह रहे हैं 120 बनाए सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन ये तो पहले असामियाँ खाली थी, वो खैर उन्होंने 25 सब पूरी कर ली हैं अदालतें। तो ये अगर नैब का कानून इस तरह का बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं कि खामियाँ थी या जो भी हैं, अब बात है ना नीयत की, कि अगर आपने अपना बचाव करना है, जो लोग इसमें हैं वो तो ये देखेंगे अच्छा मेरे केस में क्या हुआ था, साद फीक साहब साहब ये जो अपोजिशन तरामीम लेके आई है ना, ये तो इस तनाजुर में लेके आई है कि हमारी गर्दन यहाँ से इस नैब की शिकंजी से छुटे और हम आज़ाद हो जाएं।
ये कतन इस नुक्ता नजर से नहीं है कि हमने नैब के जो आप बातें करते हैं, बेहतरी की तरह से लेके आई है, उसमें वो था, उसमें जो सुकम है उनको कैसे दूर करना है। इमरान खान ने खुद कहा था कि जी अब ये देखें ये हमने आपको सेव कर दिया है, जितने भी अफसरान हैं कारोबारी लोगों को भी अब ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, काम होने चाहिए, लेकिन वो फिर भी नहीं हो सके। तो उन्होंने तो हुकूमत की तरफ से ही कह रहे थे कि आप किसी कारोबारी को यानी वो केसेस नहीं पकड़ सकेंगे, वो इनकम टैक्स देखें, FBR वगैरह वो देखें, और इस तरह सरकारी अफसरान के हवाले से भी। अब देखते हैं कि ये पहली बैठक थी जो कि नाकाम रही है, लेकिन अभी वक्त है, देखते हैं आने वाले दिनों में कोई कंसेंसस अपोजिशन का और हुकूमत का हो सकता है या नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ ईद उल अज़हा के बाद APC ने मिलकर बैठना है हुकूमत गिराने के लिए। तो सब कैसे होगा, सियासत इस तरह आगे चलती रहेगी। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।